नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। लव जिहाद शब्द जो कुछ साल पहले ही सामने आया और उसके बाद अचानक से उस पर विवाद हमने होते देखे और अब कानून तक उस पर बन गए कुछ राज्यों में। और यूपी और उत्तराखंड के लव जिहाद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि विवाद इतने बढ़ गए हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता भी पैदा करेगा। आशीष भार्गव हैं हमारे लीगल एडिटर, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, जो आशंकाएं इन याचिकाओं में उठाई गई हैं या जताई गई हैं, वो सब अब जमीन पे नजर आ रहा है। लड़की अपने दोस्त के साथ बर्थडे में जाती है, लड़की कह रही है कि शादी के लिए नहीं कहा, ना ही धर्म परिवर्तन के लिए कहा, मां बाप ने कहा, लेकिन उसके बाद भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की कई गिरफ्तारियां देखने को सामने आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप अपनी जीवन साथी चुनने के लिए आप आजाद हैं। कई मामलों में उनका भी जजमेंट था। ऐसे में आज खासी नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिर इस कानून को लेकर जो कई राज्यों ने बना डाला है, क्या रुख अख्तियार करता है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस तरह का एक केस आया था, आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले 2016 में इस केस की शुरुआत हुई, हदिया केस केरल का, जिसमें एक हिंदू लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन करके वो हदिया बन गई और इसके बाद उसने शफी जहां से शादी कर ली। और इसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा कि यहाँ पर सरकारों ने ये कहना शुरू कर दिया, घर वालों ने भी, कि जो शफी जहां है उसके संबंध पीएफआई से हैं और इनको जो लव जिहाद के तहत मुस्लिम बनाया गया है, धर्म परिवर्तन कराया गया है और माइंड वॉश कर दिया गया है। तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदला और एक बड़ा फैसला दिया, हदिया को शफी जहां के पास भेज दिया और कहा कि जो वो करना चाहती है करे। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो जीवन साथी चुनने का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, जीने के अधिकार के तहत है, निजता के अधिकार में शामिल है। तो इसलिए आप किसी भी बालिग को यह नहीं कह सकते कि वो इस साथी को चुने या इसको ना चुने, या चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो वर्ण के आधार पर हो, किसी भी तरीके से ये भेदभाव नहीं हो सकता और यही देश का संविधान भी कहता है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि याचिकाकर्ता यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो यूपी और उत्तराखंड ने, उत्तराखंड तो 2 साल पहले ये कानून लागू कर चुका है, लेकिन क्योंकि यूपी ने अब इसे लागू किया तो दोनों को चैलेंज किया गया, वरना जो यूपी का जो अध्यादेश है, जो कानून है लव जिहाद का, उस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है। लेकिन 2 राज्य जुड़ने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो यहां पर संविधान का जो मूल ढांचा है उससे छेड़छाड़ की बात है, क्योंकि पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का इस देश में लागू है, जिसमें आप विशेष विवाह अधिनियम, यानी इसी तरीके से जो लोग एक धर्म के नहीं हो वो शादी कर सकते हैं, उनको रजिस्टर्ड बाकायदा शादी सरकारी प्रमाण पत्र के पास सर्टिफिकेट के साथ होती है, तो उसके क्या मायने रह जाएंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं खटक रही हैं एक पूरे वर्ग को, और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग को सताने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, वरना इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि आप कौन होते हैं किसी भी बालिग व्यक्ति को या बालिग लड़की को यह बताने के लिए कि वो इस जीवन साथी को चुने और इस जीवन साथी को ना चुने। जी बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर यह भी एक बात है कि जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, कानून को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि तमाम दूसरे कानून हैं जिनके तहत आप इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं या धोखाधड़ी से अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अलग से एक कानून लाकर या फिर गलत तरीके से फंसाने पर यहाँ पर सवाल उठाए गए। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला। और इसको लेकर करीब 100 से ज्यादा रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि यह प्रताड़ना का केंद्र हो गया है उत्तर प्रदेश। यूपी से ये खबर है जो और डराती। यूपी के बुलंदशहर में ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। कल रात 10 बजे के करीब उसे पुलिस ने घर वालों को सौंपा। उसे कहा गया है कि पुलिस आगे की पूछताछ के लिए फिर से बुला सकती है। जब तक पुलिस इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल नहीं करती, मामला चलता रहेगा। और आपको ये मामला बता दें कि ये जूते बेचते हैं और ये जो जूते बेच रहे थे, जो ये बनाते नहीं है, कहीं से ये लेकर आते हैं जूते, वो ये जूते बेच रहे थे। उस जूते का जो सोल था उसमें ठाकुर लिखा हुआ था और उसको लेकर ये सारा सवाल खड़ा हुआ कि आप जिस पर जाति लिखी हुई है उस जूते को क्यों बेच रहे हैं। ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर पुलिस ने नासिर नाम के दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। बजरंग दल के नगर इकाई के नेता थे जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने अपनी पहल पर इस शख्स को जेल भिजवाया है। दिलचस्प ये है कि इस नाम के जूते बरसों से उत्तर प्रदेश में बिक रहे हैं, लेकिन जूते बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक जूते बेचने वाले को यहां पर पकड़ लिया गया और इसीलिए
उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठते हैं। कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए। कमाल, यहाँ पर ये मामला कोई नया नहीं है, इस तरह के अजीबोगरीब मामले कई बार होते हैं उत्तर प्रदेश में। तमाम कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर शायद ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ऐसे ही मुद्दे हमेशा ध्यान में आते हैं जिन पर अजीब सा विवाद हो रहा होता है। इन्होंने बनाए भी नहीं थे जूते और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो बेचारे तो छप्पर में रहते हैं, उनके बाप बग्घी चलाते हैं, वो फुटपाथ पे तख्त रख के जूता बेचते हैं, वो जूता क्या बनाएंगे। दूसरे पुलिस ने उनके ऊपर 153A का मुकदमा कायम किया था, यानी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का, कि वो समाज में उनके पास से, और सारे जूते इसी ब्रांड के थोड़ी हैं, वो तो फुटपाथ पे बहुत सारे जूते खरीद के कहीं चलाते हैं, बेचते हैं। पुलिस का कहना था कि 4 जूते ऐसे मिले हैं जिसपे उसका ब्रांड नेम ठाकुर लिखा हुआ है। अच्छा, उसकी सोल के नीचे लिखा हुआ है। आप बताइए, आप जो सैंडल पहन के चलती हैं, तो देश में कहीं ऐसा होता है कि कोई लोग सड़क पे आपकी सैंडल उतरवा के चेक करें कि उसकी सोल के नीचे क्या लिखा है, और उसके बाद वो जाति उन्माद फैल जाए? कैसे हो सकता है? मान लीजिए वो लोग, कुछ लोग वो जूता पहनते भी हों जिसका ब्रांड नेम सोल पे कहीं लिखा हो, तो क्या लोगों का वो जूता उतरवा के सड़क पे लोग देखते हैं कि क्या लिखा है जाति उन्माद फैलाने के लिए? कैसे जाति उन्माद फैल सकता है? अगर दरोगा को ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो उस जिले के कप्तान को, जो IPS अफसर होता है, उसको तो समझ में आनी चाहिए कि ये गरीब आदमी जाति उन्माद कैसे फैला सकता है अगर सोल पे नाम लिखा है। आगरा में 70 साल पुरानी फर्म है जूते की, जिनके नाम के आगे ठाकुर फुटवेयर, ठाकुर शूज इंडिया लिखा हुआ है। एक ही परिवार के लोग हैं। कई लोग उनके ब्रांड की पॉपुलैरिटी से उसकी नकल करके भी देशी जूते बनाते हैं उनके नाम से बेचने के लिए। तो अब उसके ब्रांड के रजिस्ट्रेशन, जो उसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन भी सरकार करती है, फर्म का रजिस्ट्रेशन सरकार करती है, उस फर्म के नाम से इनकम टैक्स सरकार लेती है। तो सरकार को चाहिए कि वो बजरंग दल को सलाहकार बना ले कि किस नाम की फर्म का हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करें ना करें। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई जूता बना रहा है, कोई फुटपाथ पे बेच रहा है, उसकी सोल के नीचे कोई ब्रांड का नाम लिखा, उसे कह रहे धार्मिक उन्माद फैल जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि यूपी पुलिस जो है वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, और उनको ये शायद खुशफहमी होगी कि इससे हमारे आका खुश होंगे, जिसकी वजह से वो इस तरह से गरीब लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। तो बहरहाल रात में उसको छोड़ा है अपनी फेस सेविंग के लिए, बहुत छीछालेदर होने के बाद, ये कह के कि हम इसको दोबारा बुलाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उसका मजाक बनने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है इसके ऊपर। शुक्रिया कमाल। तो उम्मीद है कि अब इस शख्स को परेशान नहीं किया जाएगा आगे। और लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच आखिरकार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रकाशित हो गई है। किताब में दिवंगत राष्ट्रपति ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं का जिक्र करते हुए कई चौंकाने वाली बातें लिखी। उन्होंने कांग्रेस को लेकर लिखा कि करिश्माई नेतृत्व के खत्म होने की पहचान नहीं कर पाना 2014 में हार का कारण रहा। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस ने दिशा खो दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर उन्होंने कई बात लिखी है। संकेत उपाध्याय हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनके पास चलते हैं। संकेत, अगर इस किताब को लेकर जो पहले विवाद हुआ था बेटे और बेटी में, वो हम सब लोग जानते हैं। जरा किताब का जो क्रक्स है, जो अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा उस पर रोशनी डालिए दर्शकों के लिए। जी, तो ये किताब है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, प्रणब मुखर्जी। ये उनके मरणोपरांत कल बाहर आई है। ये किताब पब्लिश हो गई है, लोग अब इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें। 2012 से लेकर 2017 के बीच में जब वो राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने क्या महसूस किया, उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी पर उनका ये मानना है, उनका लिखना है कि मोदी के पहले कार्यकाल में, यानी कि 2014 से 2019 तक, मोदी संसद को ढंग से चलाने में नाकाम रहे। इसमें साफ साफ लिखा है, मोदी फेल टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है पूर्व राष्ट्रपति की। फिर उनका ये मानना है नरेंद्र मोदी के लिए कि उनको लोगों की आवाज, खास तौर से वो लोग जो उनसे एग्री नहीं करते, उनकी आवाज सुननी चाहिए और संसद के अंदर और बात करनी चाहिए।
तो ये एक उनका सुझाव है इस किताब में नरेंद्र मोदी के लिए। फिर वो ये भी कहते हैं, लाहौर का उन्होंने जिक्र किया 2015 में, आप याद कीजिए, एकदम से एक स्टॉप ओवर कर दिया था, प्रधानमंत्री ने लाहौर चले गए थे नवाज शरीफ से मिलने। उस पर पूर्व राष्ट्रपति कहते हैं कि वो करना अननेसेसरी और अनकॉल्ड फॉर, यानी कि वो जरूरी नहीं था, बेमतलब था। ये इस किताब में लिखा है नरेंद्र मोदी के लिए। अब कांग्रेस पर आते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, कांग्रेस पर उनका यह मानना है कि 2012 जब वो राष्ट्रपति बने उसके बाद कांग्रेस अपनी दशा और दिशा दोनों भूल गई, लाइन लेंथ बिगड़ गई कांग्रेस पार्टी की। उनका यह मानना था कि सोनिया गांधी पार्टी को नहीं संभाल पा रही थी और दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक संसद से गायब रहते थे। इस वजह से जो सांसद थे उनसे उनका टच भी छूट रहा था और यही बाद में चल के कांग्रेस की हार का कारण भी बनी, क्योंकि डायनामिक लीडरशिप कांग्रेस के पास नहीं थी। तेलंगाना पर उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र है। उन्होंने कहा कि एक इसमें बड़ा खास चैप्टर है जिसमें यह लिखा है कि अगर मैं राष्ट्रपति ना बनता और सक्रिय राजनीति में रहता तो, उसमें एक जरूरी चीज वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी से मैं करार टूटने नहीं देता, मैं तेलंगाना बनने नहीं देता, और भी चीजें उन्होंने इसमें लिखी हैं। संकेत, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नोटबंदी को लेकर उन्होंने लिखा है कि पहले नोटबंदी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे चर्चा नहीं की। जब इस तरह के आदेश आते हैं, तब जब राष्ट्रपति की मुहर लगने के लिए जाती है, तब क्या प्रक्रिया रहती है संकेत? क्योंकि अगर चर्चा तक उनसे नहीं की गई तो मुहर तो लगी होगी उन पर, उनकी। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी पर प्रणब मुखर्जी अपनी इस किताब में एक चैप्टर है जिसमें लिखते हैं कि मोदी ने मुझसे पहले मुझे पहले जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई फैसला होने जा रहा है। हालांकि ये फैसला लेने के बाद मोदी मेरे पास आए और उन्होंने समझाया कि किस कारण की वजह से उन्होंने नोटबंदी जैसा फैसला लिया है। लेकिन किताब में नोटबंदी के चलते मोदी का प्रणब मुखर्जी के पास ना आना, ये कोई किसी विवाद के संदर्भ में नहीं बोला गया है। उनका बस ये मानना है कि इस मामले को शांत रखा गया क्योंकि नोटबंदी जैसा काम अगर आपको उसका पर्पस अचीव करना है, जो कि हुआ नहीं हुआ ये विवाद का, ये बातचीत का विषय है, लेकिन ऐसा फैसला लेने का असली मकसद जो भी हो, लेकिन ये फैसला लिया इसी तरीके से जाता है जैसे कि मोदी ने लिया, तो उसमें सीक्रेसी होनी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि वो नोटबंदी की आलोचना कर रहे हैं। तो संकेत, जो आपने जिस तरह से चर्चा की उससे साफ होता है कि ये किताब आप पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आपसे बोरो करना चाहेंगे ताकि खरीदना ना पड़े। एक चीज मैं आपको और शारिक जल्दी से बता दूं, वो ये है कि मोदी के और उनके जो विश्व के जो दोस्तों से, जो विश्व जिसको हर किसी को कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल फ्रेंड है, इस चीज पर बड़ा उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बोला है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, यानी कि प्रणब मुखर्जी व्यक्तिगत रूप से पर्सनल फ्रेंडशिप में विश्वास नहीं रखते। देशों के बीच दोस्ती होती है, नेताओं के बीच दोस्ती नहीं होती है। और उनका ये कहना है कि ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है, इसका इंटरनेशनल रिलेशन में कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं, और मोदी जो है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्ले अप कर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संकेत इस तमाम जानकारी के लिए। तो द प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो प्रणब मुखर्जी की किताब है वो अब आ चुकी है, और अगर कुछ विवाद भी होता है तो अब चूंकि वो है नहीं इस दुनिया में, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन शायद कांग्रेस को उनके कुछ बिंदुओं से मार्गदर्शन लेने की जरूरत है और अपनी पार्टी में बदलाव करने की जरूरत जरूर है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इकतीस दिसंबर की रात नए साल के स्वागत में मुंबई के खार की पॉश बिल्डिंग की छत पर पार्टी रखी गई थी। पार्टी में कुल 12 लोग ही शामिल थे, लेकिन रंग में तब भंग हो गया जब उस पार्टी के दौरान ही पार्टी में शामिल युवती का शव उसी बिल्डिंग की आखिरी नीचे वाली जो मंजिल होती है, ग्राउंड फ्लोर, उस पर सीढ़ियों पर मिला। हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन हत्या की गुत्थी जो है वो अभी तक नहीं सुलझी है। जाह्नवी के माता पिता ने सोचा भी नहीं था कि नए साल का जश्न मनाने गई उनकी बेटी जिंदा वापस नहीं आएगी, और कत्ल के आरोपी भी उनकी बेटी की सहेली और दोस्त निकलेंगे। 22 साल की जाह्नवी की हत्या के आरोप में खार पुलिस ने श्री जोधनकर और दिया पाडनकर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। नतीजा वारदात के 4 दिन बाद मुंबई पुलिस आयुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी है। मां ने तो दोनों आरोपियों पर साजिश कर उनकी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। इट्स अ प्लान मर्डर सर। लड़की घर में थी, पापा के साथ थी, पापा का बर्थडे था, मेरे पास फोटोग्राफ भी है।
12 बजे का टाइम है, बाप के साथ बैठी हुई थी, केक काट रही थी। आप उसका चेहरा देखो, खुश थी वो, बैठी हुई थी। चलो 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 चलो, 12:15 बजे उसको वहां से ले गया करा। दिया लेके गई, दिया और श्री दोनों आए थे। श्री थे हमारे पास। मेरे बर्थडे पे केक काटवाया, केक काटा हम लोगों ने, उन्होंने बर्थडे विश किया, मुझे केक भी खिलाया उन्होंने। फिर मेरी बेटी बोली मेरे को जाना है। मैंने कहाँ जा रहे हो आप? मैं बोला हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स लोग को विश करके, हम लोग आधे घंटे में आ जाएंगे। तो मैं बोला बेटा अभी कर्फ्यू का टाइम है, अभी मत जाने, मैं आ जाएंगे आधे घंटे में। बोला ठीक है आप आधे घंटे जाने दो हमें, और हम लोग जल्दी आ जाएंगे। जानवी की मौत पुलिस के लिए अभी तक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि वो पूरे घटनाक्रम को स्थापित करने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि गिरफ्तार दोनों आरोपी कुछ भी याद नहीं होने की बात पर अड़े हैं। पार्टी में शामिल दूसरे लोगों के बयानों में भी विरोधाभास है। प्राथमिक जांच में जानवी की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है, लेकिन उसके शरीर पर ढेर सारे खरोंच और चोट के निशान हैं। साथ ही दोनों आरोपियों के शरीर पर भी चोट के निशान हैं। तो जो बातों पर हमें थोड़ा सा डाउट था, जो हमें परमवीर जी ने भी कहा कि आसिफ जी आप बताइएगा, क्योंकि फिर हम लोग भी उस पर हमारी तहकीकात फिर उस दिशा में, क्योंकि एक माँ होने के नाते आपको भी पता होगा कि भाई आपके भी माइंड में 10 बातें आती होगी, तो 10 बातें आप एनालिस्ट करके एक साथ लेके आइए हमारे पास, और फिर हम हमारे जो आईओ है उनको इस पर जो है पुष्टि करने के लिए हम कहेंगे कि भाई इस पर और पूर्ण रूप से आप इन्वॉल्व होइए। पुलिस हैरान है। मृतका जानवी कुकरेजा और आरोपी श्रीजोधनकर और दिया पाडनकर तीनों अक्षय मित्र हैं। फिर उस रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि तीनों आपस में लड़ पड़े, जिसका अंत जानवी की मौत से हुआ। पुलिस ने वैसे तो मामले में अभी तक धारा 302 यानी कि हत्या का मुकदमा ही दर्ज किया है, लेकिन वो ड्रग्स और सेक्सुअल असॉल्ट एंगल से भी जांच कर रही है। हालांकि अभी उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने कई सारी खबरें दिखाई। हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो पोल है उसमें हिस्सा लें। 5 बड़ी खबरें आज की अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, अब कल ट्रैक्टर से दिल्ली घेरेंगे किसान। मौसम के चलते उस फैसले को उन्होंने बदल दिया है। और दूसरी बड़ी खबर है 26 जनवरी को भारत नहीं आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते उन्होंने ये दौरा जो है उसे रद्द कर दिया है। नंबर 3 पर प्रणब मुखर्जी की किताब, पीएम मोदी सोनिया पर सवाल। और चौथी खबर है उत्तर प्रदेश से ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर एक मुस्लिम दुकानदार जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। काफी विवाद और आलोचना होने के बाद आखिरकार उसे रिहा भी कर दिया गया। और आखिर में भारत में अगले हफ्ते से लग सकती है कोरोना की वैक्सीन। तो वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं दिन भर, उसे आप चुन सकते हैं इस पोल में हिस्सा लेकर। हम उस खबर को आपको विस्तार से दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।